हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे समास में आधारित प्रश्नों को। ठीक है, ये हिंदी भाषा का है एक वीडियो, तो इसमें समास से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे, है ना, क्या समास है और उसका व्याख्या कैसे होगा, है ना, विच्छेद कैसे करेंगे, है ना, ये सब के बारे में प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए हुए हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व समास। देखिए, प्रत्यक्ष का विच्छेद करेंगे तो प्रति अक्ष, प्रति और अक्ष होगा। ठीक है, अक्ष मतलब आँख, ठीक है, के सामने, प्रति मतलब सामने, आगे, है ना, आँख के सामने जो दिख रहा हो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यह प्रति जो है अव्यय है, इसका मतलब है कि यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रति, है ना, प्रतिकार, प्रति प्रतिवाद, है ना, इस प्रकार से होता है बहुत सारे। तो प्रति जो है अव्यय है ना, प्रतिकार, प्रतिवाद, प्रतिलोम, प्रति, है ना, प्रति उपकार, इस प्रकार से जो प्रति जो है अव्यय है, तो इसका मतलब है कि यह एक अव्ययी भाव है। प्रति अक्ष, अक्ष के सामने यानी आँख के सामने जो स्पष्ट हो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। दूसरा प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज, है ना, पंक से जन्मा हुआ, या ज मतलब जल, ज से मतलब जन्मना या फिर पैदा होना, उत्पन्न होना होता है। पंख मतलब कीचड़। ठीक है, तो पंख से जो जन्मा हो या पंख से, पंख में जन्मा हो यानी कि कमल। ठीक है, तो देखिए पंख और ज ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला पद दो और दूसरा पद दोनों का कोई मतलब नहीं बन रहा है, मतलब पहला पद को तो बन रहा है फिर भी कीचड़ होता है ज। ठीक है, ज सिर्फ ज का कोई मतलब नहीं बन रहा है, मतलब कि बहुब्रीहि समास, है ना। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद का विशेष महत्व नहीं होता, बल्कि उन दोनों से बना हुआ तीसरे पद का विशेष महत्व होता है। ठीक है, पंकज में अव्ययी भाव में पहला पद, है ना, सुप्रीम होता है, मतलब पहला पद जो है प्रधान होता है दूसरे पद से, क्योंकि पहला पद जो है अव्यय होता है। ठीक है, तो इसमें भी पहला पद है लेकिन दूसरा पद का कोई महत्व नहीं बन रहा है, बल्कि इन दोनों को जोड़ करके जो तीसरा पद बन रहा है कमल, पंकज यानी कि पंख से, सॉरी, पंख से जो जन्मा हुआ हो या कीचड़ से जो जन्मा हुआ हो, पंकज, कमल, तो इसका मतलब है कि यह बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तीसरे पद की प्रधानता होती है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस समास में पहला पद प्रधान प्रधान होता है? अभी मैंने बोला अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताते जाइएगा, जैसे 4 का ये है, 5 का ये है, ऐसे करके कमेंट करते जाइएगा और तुरंत तुरंत बताते जाइएगा। ठीक है, मेरे आंसर देने के पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है चौथा, धर्माधर्म में समास बताइए। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, यह द्वंद्व समास होगा, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म। ठीक है, धर्म अधर्म। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म अधर्म। ठीक है, और ऑप्शन में हो जाएगा वैकल्पिक, सॉरी, उत्तर में हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, है ना, विकल्प, धर्म या अधर्म दोनों में से कोई एक। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व बोला जाता है, द्वंद्व तो है बट वैकल्पिक है। जैसे यहाँ पर और होता दिन और रात, या, ठीक है, या किसी का विच्छेद या के रूप में होता है, राजा रानी, है ना, राजा या रानी, है ना, दिन या रात, या इस प्रकार से भी होता है राजा और रानी, दिन और रात। तो उस प्रकार से द्वंद्व के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें धर्म या अधर्म है, या तो आप धर्म करोगे या अधर्म करोगे, इसी प्रकार से, है ना, तो धर्म या अधर्म। ठीक है, अब सॉरी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, प्राप्तांक में कौन सा समास है? प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक में समास है आपका प्राप्त अंक, प्राप्तांक में तत्पुरुष समास। ठीक है, प्राप्त अंक, है ना, प्राप्त हुआ जो अंक है उसको बोलेंगे प्राप्त अंक। ठीक है, यानी कि प्राप्तांक,
तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, ठीक है, देखिए त्रि यानी कि तीन है ना, और जिसमें संख्यावाचक जो उपसर्ग रहता है यानी कि जो पहला पद रहता है वह संख्यावाचक रहता है ना, उसको उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? द्विगु समास, द्विगु। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, द्विगु समास होगा त्रिफला में। तीन फल, त्रि है ना, द्वि, चतु, पंच, इस प्रकार से जिसमें आता है उसमें होता है द्विगु समास। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बाद में आएगा, कन्फ्यूजन होता है द्विगु और बहुब्रीहि में भी, है ना, क्योंकि त्रि जैसे दशानन है, पंचानन है, चतुर्भुज है, ये सब ना आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में त्रिफला बहुब्रीहि का परिभाषा क्या होता है? देखिए, दोनों पदों से ज़्यादा तीसरे पद की प्रधानता होती है। पहले पद और दूसरे पद दोनों से ज़्यादा तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे दशानन में दस और आनन, ये दोनों जैसे तो लग रहे हैं द्विगु जैसे, बट उन दोनों से ज़्यादा महत्व है दशानन किसको इंगित कर रहा है? रावण को। ठीक है, दस हैं आनन जिसके, यानी कि रावण, तो रावण शब्द का ज़्यादा महत्व है बल्कि दस और आनन से। ठीक है, तो इसी प्रकार से वह बहुब्रीहि हुआ वहाँ पर। ठीक है, उसी टाइप से और भी बहुत सारे रहते हैं जिसमें तीसरे पद को इंगित नहीं करता। जैसे यहीं पर देख लीजिए, त्रिफला, त्रिफला मतलब त्रिफला। ठीक है, यह और किसी तीसरे को इंगित नहीं करता, है ना। त्रिफला मतलब तीन फल, है ना, नारियल और सॉरी नारियल नहीं, क्या बोलते हैं, हर्रा, बहड़ा और आंवला, इन तीनों को त्रिफला बोला जाता है। ठीक है, हर्रा जो होता है, बहेड़ा, ठीक है, और आंवला, ठीक है, आंवला, इन तीनों को त्रिफला बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फलों का बात हो रहा है। ठीक है, त्रिफला। इसी प्रकार से और भी होते हैं, अगर उसमें तीसरा पद जो है प्रधान ना हो, कोई एक, है ना, त्रिफला में तो तीन फल आ गए, कोई एक पद जैसे कि दशानन के कंडीशन में, है ना, दशानन जो इंगित कर रहा है रावण को। ठीक है, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, यानी भगवान श्री विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे को इंगित ना करे वहाँ पर होता है द्विगु समास, और जहाँ तीसरे को इंगित करे वह उसका ज़्यादा महत्व हो वहाँ बहुब्रीहि। अगला देख लेते हैं, निर्धन में कौन सा समास है? ठीक है, निर्धन मतलब जिसके पास धन ना हो, है ना, बहुब्रीहि समास, है ना। धन से जो वंचित है या जिसके पास धन नहीं है उसको बोलते हैं निर्धन व्यक्ति, है ना। यहाँ क्या है? बहुब्रीहि समास, निर्धन, है ना, बिना धन का है जो, निर्धन। ठीक है, बिना धन का है जो, निर्धन मतलब कि बहुब्रीहि समास, तीसरे को इंगित कर रहा है। ठीक है, निर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा में समास बताइए। ठीक है, महात्मा में कौन सा समास है? महान आत्मा। ठीक है, महान आत्मा। ठीक है, तो पहला जो है सॉरी, महान और आत्मा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहला पद विशेषण, विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? आत्मा की। ठीक है, विशेषण विशेष से जिसमें संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय। ठीक है, आप कर्मधारय की परिभाषा जानते होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, लेकिन पहला पद विशेष से होता है, सॉरी, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। इसमें भी वही कंडीशन है, महान आत्मा। महान क्या है? विशेषण, किसकी विशेषता बता रहा है? आत्मा की। ठीक है, महान जो है आत्मा, है ना, कौन है महान? आत्मा। तो पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, इस प्रकार का जो जिसमें संबंध होता है उसको बोला जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है कर्मधारय समास नहीं है, तीन ठो में से कर्मधारय समास है और एक ठो में नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, भारतवासी। ठीक है, भारतवासी क्या है? भारत में वास करने वाला। ठीक है, भारत का वासी, भारत का वासी, कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? ठीक है, संबंध तत्पुरुष, का के की, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर ये जो होता है ना, आपको पूरा याद होना चाहिए, कारक, है ना,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, है ना, संबंध है भो रे वो, ये जो भी होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, भारत का वासी संबंध वाचक जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है, भारतवासी में भारत का वासी तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला और बाकी जो है परम परमेश्वर, परम जो है ईश्वर, परम ईश्वर, परम जो है विशेषता बता रहा है किसकी, ईश्वर की, परम ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर, है ना। महाजन, जन तो है लेकिन महान जन है, ठीक है। पीला अंबर, पीत अंबर, ठीक है, पीतांबर, है ना, पीत अंबर, पीतांबर। और ये कभी कभी बहुब्रीहि में भी यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा तो इस प्रकार से दिया रहेगा कि कर्मधारय दिया हो या बहुब्रीहि दिया हो, ठीक है। पीतांबर के कंडीशन में बोल रहा हूँ, जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, पीलांबर होता है यानी पीले वस्त्र जिसके, है ना। तो ये दोनों में होता है, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी, लेकिन ऑप्शन में आपको कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है, बहुब्रीहि या कर्मधारय, ठीक है। तो ये तीनों कर्मधारय हुए, ठीक है, और भारतवासी जो है तत्पुरुष हुआ, यानी ऑप्शन 1A जो है सही उत्तर है कि इनमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किसमें संख्यावाचक होता है, आप जानते ही हैं, बी नंबर है द्विगु समास। द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक पद होता है, संख्यावाचक, है ना, त्रिफला, है ना, द्विवेदी, त्रिवेदी या त्रिलोक, है ना, चतुर्भुज, इस प्रकार से जो होता है पहला पद जो है संख्यावाचक, किसमें, द्विगु समास में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम 11 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 11वां जो है प्रश्न उसका, हाँ, सूर्योदय में कौन सा समास है बताइए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।